नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में सड़क दुर्घटना के बाद की जो कानूनी प्रक्रिया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब कोई एक्सीडेंट होता है, तो मतलब दो तरह की चीज़ें एक साथ चलती हैं, है ना? एक तो वो पुलिस वाला मामला, क्रिमिनल केस, और दूसरा मुआवजे के लिए दावा। तो चलिए, इसी को थोड़ा बारीकी से समझते हैं आज। पहले क्रिमिनल केस की बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एफआईआर से, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कौन दर्ज करा सकता है? मतलब क्या सिर्फ वही जिसका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। एफआईआर पीड़ित तो करा ही सकता है, उसके रिश्तेदार भी करा सकते हैं। अगर कोई चश्मदीद गवाह है, वो भी करा सकता है। और कई बार तो पुलिस खुद ही संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर लेती है। अच्छा, और इसमें धाराएं कौन सी लगती हैं? मतलब कानून क्या कहता है? देखिए, इसमें आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या अब जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसकी धाराएं लगती हैं। हम्म, आमतौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे सेक्शन 279 आईपीसी या चोट पहुंचाने के लिए 337, 338 हम्म, और अगर खुदा न खास्ता मृत्यु हो जाती है तो 304 ए आईपीसी या अब बीएनएस में सेक्शन 106। हम्म, बल्कि नए कानून में तो सजा काफी बढ़ा दी गई है, हम्म, खासकर अगर ड्राइवर मौके से भाग जाता है सेक्शन 1042 के तहत, हम्म। तो 10 साल तक की सजा है। ओह, 10 साल, ये तो काफी सख्त है। हाँ, सख्ती बढ़ाई गई है और इसके साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं भी लगती हैं। हम्म। जैसे अगर गाड़ी का बीमा नहीं है या चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं है या फिर नशे में ड्राइविंग का केस है, ये सब भी जुड़ जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे मामलों में पुलिस एकदम से गिरफ्तार नहीं करती। हाँ, ये एक जरूरी बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है अरनेश कुमार वाला। हम्म। उसके हिसाब से जिन अपराधों में सजा 7 साल से कम है और ज्यादातर रोड एक्सीडेंट केस इसी में आते हैं, पुलिस आमतौर पर गिरफ्तार नहीं करती। वो सीआरपीसी सेक्शन 41 ए का नोटिस देते हैं बस। लेकिन हाँ, गाड़ी जरूर जब्त कर ली जाती है। अच्छा, तो गाड़ी पुलिस ले जाती है, फिर वो वापस कैसे मिलती है? हाँ, गाड़ी जब्त हो जाती है। उसे वापस लेने के लिए मतलब छुड़वाने के लिए मालिक को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। जेएमएफसी कोर्ट में एक अर्जी लगती है जिसे सुपुर्दनामा कहते हैं। मतलब गाड़ी अपनी सुपुर्दगी में, अपनी कस्टडी में वापस लेने के लिए। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? सबसे जरूरी है गाड़ी के कागजात, खासकर आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस वगैरह भी। अगर आरसी नहीं है या कोई और दिक्कत है तो कोर्ट फिर गाड़ी की कीमत के बराबर की कोई सिक्योरिटी या जमानतदार मांग सकती है। ठीक है। ये तो हुई क्रिमिनल साइड की बात। अब आते हैं उस पहलू पर जो शायद पीड़ित या उसके परिवार के लिए ज्यादा मायने रखता है, मुआवजा। उसका क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, मुआवजे के लिए एक अलग केस फाइल करना होता है। हम्म। ये क्रिमिनल केस से अलग एक सिविल मामला है। हम्म। ये केस होता है एमएसीटी में, यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल। ये खास अदालतें इसीलिए बनी हैं। तो ये केस भी पुलिस ही रखती है? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है समझना। हम्म। पुलिस एफआईआर तो कर देगी, हम्म। क्रिमिनल केस चलाएगी, लेकिन मुआवजे का दावा पुलिस नहीं करती। हम्म। ये दावा पीड़ित को खुद या अगर मृत्यु हो गई है तो उनके जो कानूनी वारिस हैं उन्हें वकील के जरिए दायर करना होता है। अच्छा। और ये दावा कहाँ दायर करना होता है? मतलब किसी भी एमएसीटी में? नहीं, इसके लिए ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार देखा जाता है। हम्म। 3 जगह हो सकती हैं। एक, जहां एक्सीडेंट हुआ। हम्म। 2, जहां दावा करने वाला मतलब पीड़ित या वारिस रहते हैं। या 3, जहां वो ड्राइवर या गाड़ी का मालिक रहता है जिसके खिलाफ दावा किया जा रहा है। इनमें से कहीं भी कर सकते हैं। और क्या इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी है, जिसे एक्सीडेंट के कितने समय बाद तक दावा कर सकते हैं? आमतौर पर हाँ, एक समय सीमा है। एक्ट में पहले 6 महीने का वक्त था। अगर देर हो जाए तो फिर वजह बतानी पड़ती है कि क्यों देर हुई। लेकिन इस पर अभी एक ताज़ा डेवलपमेंट है। केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इस आधार पर कि देर हो गई, किसी का दावा खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अगर वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था, अस्पताल में था। तो ये एक राहत की बात है। ये तो बहुत अहम जानकारी है। कई बार लोग इसी वजह से शायद दावा नहीं कर पाते होंगे। हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज है नो फॉल्ट लायबिलिटी, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 140। इसका मतलब है कि शुरू में बिना ये साबित हुए कि गलती किसकी थी, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए और गंभीर स्थायी विकलांगता पर 25,000 रुपए का एक अंतरिम मुआवजा मिल सकता है। अच्छा, मतलब कुछ शुरुआती मदद। हाँ, एक तरह से। लेकिन ये रकम फाइनल नहीं होती।
ज्यादातर लोग फिर सेक्शन 166 के तहत पूरा मुआवजा मांगते हैं, जिसमें गलती साबित करनी पड़ती है। और ये पूरा मुआवजा क्लेम करने के लिए क्या-क्या कागजात लगते हैं, क्या-क्या साबित करना पड़ता है? देखिए, क्रिमिनल केस वाले कागजात तो चाहिए ही। एफआईआर की कॉपी, चार्जशीट अगर फाइल हो गई है, स्पॉट मैप, गाड़ी की मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, एमएलसी यानी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट। इसके अलावा सबसे ज़रूरी हैं इलाज के सारे दस्तावेज, डॉक्टर के पर्चे, अस्पताल के बिल, दवाइयों के बिल, डिस्चार्ज समरी, अगर कोई टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स, मतलब हर वो चीज़ जो इलाज और खर्च से जुड़ी है। और अगर किसी को ऐसी चोट लगी हो जिसका असर लंबे समय तक रहे या भविष्य में भी इलाज चले? हाँ बिल्कुल, अगर स्थायी विकलांगता हुई है तो उसका सर्टिफिकेट और भविष्य में होने वाले इलाज का अनुमानित खर्च भी क्लेम में जोड़ा जा सकता है। मुआवजे में सिर्फ इलाज का सीधा खर्च नहीं होता, उसमें और भी चीजें शामिल होती हैं, जैसे आने जाने का खर्च, अगर किसी को देखभाल के लिए रखना पड़ा तो उसका खर्च, दर्द और पीड़ा के लिए मुआवजा, कमाई का जो नुकसान हुआ और अगर कोई स्थायी क्षति हुई है तो उसके लिए भी रुपए के आसपास है। ये राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, पर आमतौर पर ज्यादा नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया में कोई और पेचीदगी जिसका ध्यान रखना जरूरी हो? एक प्रक्रियात्मक बात है जो कई बार नजरअंदाज हो जाती है। अगर दावा करने वाला मतलब क्लेमेंट या जिसके खिलाफ दावा है वो नाबालिग है, या मान लीजिए किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता की वजह से अपना केस खुद नहीं देख सकता, जैसे कोई कोमा में है या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे में सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के ऑर्डर 32 के तहत उनके लिए एक वाद संरक्षक यानी गार्डियन फॉर द सूट नियुक्त करना जरूरी होता है। अच्छा, मतलब कोई उनकी तरफ से केस लड़ेगा? हाँ, कानूनी तौर पर उनकी पैरवी करेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो केस खारिज भी हो सकता है, तो ये एक जरूरी स्टेप है। और फिर केस कैसे आगे बढ़ता है? पहले दावा दायर किया, फिर नोटिस दूसरी पार्टी को भेजा गया, फिर वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, फिर सबूत पेश होते हैं, गवाह आते हैं, दस्तावेज दिखाए जाते हैं, दोनों पक्षों की बहस होती है और आखिर में ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुनाता है, जिसे अवार्ड कहते हैं। इसमें मुआवजे की रकम तय होती है। और अगर ट्रिब्यूनल के इस फैसले मतलब अवार्ड से कोई सहमत ना हो तो कोई अपील का रास्ता है? हाँ बिल्कुल है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। 90 दिन? जी, लेकिन यहाँ एक शर्त है। अगर अपील वो पार्टी कर रही है जिसे मुआवजा देना है, जैसे बीमा कंपनी या गाड़ी मालिक, तो उन्हें अपील करने से पहले अवार्ड की रकम का 50% या 25,000 रुपए, जो भी कम हो, वो ट्रिब्यूनल में जमा करना होता है। अच्छा, ये क्यों? ये इसलिए ताकि लोग बेवजह अपील करके मामले को लंबा न खींचे, पीड़ित को कुछ तो राहत मिले। हाँ। ये भी मुमकिन है कि अगर केस शुरू में ही झूठा या बिना आधार का लगे तो उसे सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत खारिज करवाया जा सकता है, या फिर दोनों पार्टियां आपस में बात करके समझौता करके भी केस खत्म कर सकती हैं, उसे राजीनामा कहते हैं। तो संक्षेप में कहूं तो सड़क दुर्घटना के बाद मुआवजे की राह थोड़ी लंबी जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। इसमें क्रिमिनल केस और सिविल क्लेम दोनों की समझ जरूरी है। एफआईआर से लेकर एमएसीटी तक, सही कागजात जुटाने से लेकर सही प्रक्रिया अपनाने तक हर चीज अहम है। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। प्रक्रिया काफी विस्तृत है और कई बार शायद थका देने वाली भी है। यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है, क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी जैसे कि ऑनलाइन फाइलिंग हो, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हो जाए या फिर मध्यस्थता जैसे तरीके, क्या ये सब इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान, थोड़ा तेज बना सकते हैं, ताकि जिन्हें सच में जरूरत है, जो पीड़ित हैं, उन्हें राहत जल्दी मिल सके? खैर, ये एक सोचने का बिंदु है। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।